माइक मैं बंद नहीं करता हूं। पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सब माइक तो दे दीजिए उनको। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। आज संसद के दोनों सदनों में जो कुछ हुआ, विश्वास मानिए वो तो ट्रेलर मात्र है, पिक्चर तो अभी शुरू हुई है। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। धन्यवाद। प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, विपक्ष स्थगन प्रस्ताव ले आया, स्पीकर ने व्यवस्था दे दी, फिर माइक बंद हो गया, परंपरा की बात की गई, नियमों का हवाला दिया गया। ये सब तब जब विपक्ष की संख्या एक लंबे अरसे बाद ठीक ठाक से बहुत बेहतर है। प्रश्न उठ रहा है कि क्या सत्ता पक्ष ने विपक्ष की आवाज दबाने के लिए कोई सियासत की? प्रश्न यह भी है कि क्या यह विपक्ष की सकारात्मक भूमिका है कि सदन न चलने दो और वॉकआउट कर जाओ? और सबसे बड़ा प्रश्न यह कि क्या ऐसे चलेगा सदन, ऐसे होगा कहां? आज इसी पर चर्चा करेंगे। इस वक्त मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। कांग्रेस प्रवक्ता पंकज शर्मा जी मेरे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक श्याम सुंदर शर्मा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और कुछ ही देर में बीजेपी प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का समाचार प्लस पर। मैं शुरुआत श्याम जी आपसे करना चाहता हूं। मैंने अब तक के अपने पत्रकारिता अनुभव में ये नहीं देखा कि जब भी कोई नई सरकार आती है तो उसके बाद जो पहला सत्र होता है उसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण के बीच में कोई स्थगन प्रस्ताव लाया हो, और न ही मैंने इतिहास खंगालने के दौरान इस बात को पाया कहीं पर कि कभी ऐसा हुआ होगा। क्या आपकी नजर में ऐसा कुछ आता है? क्या लगता है आपको आज विपक्ष की रणनीति थी क्या दरअसल? देखिए, स्थगन प्रस्ताव रखने का अधिकार तो है, उसको मंजूरी देने न देने का अधिकार भी लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष को और राज्यसभा में राष्ट्रपति को है। देखिए, नासिर हुसैन ने तो राज्यसभा में रखा था, उन्होंने भी उधर रखा था। देखिएगा, राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार ने अपनी ओर से नीट परीक्षा की चर्चा उसमें की और कार्रवाई की बात भी कही। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, ये भी बात सही है। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के अभिभाषण में ये सब क्यों कहलाया गया? जब तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट को करने दो फैसला, फिर राष्ट्रपति जी के माध्यम से आप क्या कहलाना चाहते हो? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस, क्योंकि 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें देखिए जम्मू कश्मीर है, हरियाणा है, या आपके सामने महाराष्ट्र है और एक और राज्य है। तो इसमें इस तरह से अगर वहां पे चुनाव होने हैं तो उस स्थिति में जो कांग्रेस चाह रही थी कि हम हमदर्द बने छात्रों के, और छात्रों को महसूस हो कि कांग्रेस पार्लियामेंट में और राज्यसभा में दोनों जगह उनके मामले को उठा करके चर्चा कराना चाहती है। देखिए, निश्चित तौर पर राहुल गांधी ने कोशिश की कि वो पेश करे। तो सबसे पहले तो देखिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष ने कहा कि एक वरिष्ठ सदस्य को श्रद्धांजलि देनी है, उससे पहले आप कुछ नहीं कह सकते। फिर उसके बाद उनके माइक बंद करने की बात आई। देखिए, माइक बंद करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास वैसे नहीं होता, लेकिन इशारों में सब कुछ होता है, क्योंकि सारी कार्रवाई लोकसभा अध्यक्ष के इशारे पे चलती है। ऐसा तो है नहीं बिना इशारे पे चलती। फिर जब उन्होंने कहा मुझे माइक दीजिए तो फिर माइक शुरू भी हो गया। देखिए, वो नहीं चाहते होंगे कि उसको बंद करें, लेकिन जिस तरह की स्थितियां बनी और पहले ही दिन जिस प्रकार से राज्यपाल और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा ही शुरू होने वाली हो, और आप सबसे पहले नीट को लाकर के सामने खड़ा कर दो, जो कि सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है, जिस प्रकार की रोजगार। लेकिन टेक्निकली श्याम जी, टेक्निकली मैं एक बात पूछ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब अभिभाषण में नीट वाला सेंटेंस है, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भी स्मार्ट तरीके से अपनी बात रखी जा सकती थी। स्थगन प्रस्ताव लाकर हंगामा हो सकता था, अपनी बात रखना मकसद होता तो वो वैसे भी रखी जा सकती थी कुछ सेंटेंसेस के साथ। देखिए स्वप्निल जी, राजनीति का उद्देश्य अलग अलग होता है। अब आप केवल राष्ट्रपति के अभिभाषण में चर्चा सब करेंगे, उसमें कोई कांग्रेस अलग से चर्चा करेगी नहीं। कांग्रेस इस बात को मुद्दा बनाना चाहती है और देश में जताना चाहती है कि हम विद्यार्थियों के पक्ष में हैं। इसलिए देखिए, खड़गे साहब ने भी वहां पे राज्यसभा में रखा, और खड़गे साहब की स्थिति क्या बनी और किस प्रकार की स्थिति बनी। मैंने उपराष्ट्रपति को विधायक के रूप में भी यहाँ विधानसभा में देखा है, और दोनों को विधायक के रूप में देखा है कि किस तरह की प्रवृत्तियां होती थी उनकी, वहां जाकर के उनकी स्थितियां क्या होगी। क्योंकि नैतिक दायित्व अलग बन जाता है, दोनों का दायित्व अलग अलग है। सरकार के बचाव करने की स्थिति दोनों तरफ है, सरकार को बदनामी ना झेलनी पड़े,
इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई राष्ट्रपति के अभिभाषण में चर्चा हो, आप खुल करके करना, कोई मना नहीं है। आप इसको स्पेशल इश्यू स्थगन प्रस्ताव के माध्यम, क्योंकि सरकार को जवाब देना पड़ता है स्थगन प्रस्ताव। राष्ट्रपति अभिभाषण में प्रधानमंत्री किस चीज को लेंगे किसको नहीं देंगे वो अलग मुद्दा हो जाता है, लेकिन क्योंकि आज सबसे बड़ी बात है सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, और ऐसी स्थिति में आज देखिए कि पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा राज्यसभा में बोल रहे थे और सरकार का बचाव कर रहे थे। उनके देखिए उनके बेटे का बचाव सरकार ने किया, तो वो सरकार का बचाव कर रहे थे, कह रहे थे कि ये मुद्दा जब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है तो आप यहाँ क्या अधिक विजडम होकर के किस प्रकार से बात करना चाहते हो। तो देखिए जिस तरह से आज हंगामा होने की स्थिति बनी और स्थगित होगी 1 तारीख तक के लिए स्थगित, जो वॉकआउट का स्टांस रहा उसकी वजह से अन्य लोगों को ज्यादा बोलने का मौका भी मिला। बीच बीच में हंसी ठहाके भी सुनाई दी है जब उस तरह के कमेंट्स आए कि आप थोड़ा और बोल लो। राज्यसभा तो थोड़ी बहुत चली, लोकसभा तो चली नहीं ना। बिल्कुल, लोकसभा तो बहुत, और राज्यसभा में देखिए एक कांग्रेस की सांसद वो बेहोश हो जाती है, उसको ले जाया जाता है, एक अलग मुद्दा बनाने का प्रयास होता है। देखिए अलग अलग चीजें हैं। देखिए राज्यसभा तो थोड़ी देर चली भी और बाकायदा सुधांशु त्रिवेदी ने अभिभाषण पर शुरू भी कर दी थी बहस। उसके बाद जेपी नड्डा भी कुछ बोलना चाहते थे लेकिन नहीं, और शिक्षा मंत्री ने खुद ने जवाब दिया सारी बातें, क्योंकि देखिएगा सरकार जानती है कि अगर हम इसको उलझाने रखेंगे, अगर प्रतिपक्ष की बातों को ज्यादा रिकॉर्ड कराएंगे और सरकार की बातों को रिकॉर्ड नहीं कराएंगे तो भी दिक्कत है। इसलिए सरकार की बातों को भी रिकॉर्ड कराया गया है साथ साथ प्रतिपक्ष का सारी चीजें। लेकिन हाँ, जिस तरह की नीट की परीक्षा को लेकर के मामला 24 लाख बच्चों का है, उस परिवार का है, और वोटों की राजनीति है, वोटों की राजनीति को कौन पक्ष में ले जाए, इसका कौन मुद्दा बना के कौन फायदा दूसरा ऑफबीट जाकर क्या नहीं हो सकता। बीजेपी ने कई बार इस बात को साबित किया है कि वो ऑफबीट जाकर कभी भी कुछ भी निर्णय ले सकते हैं। ये एक मौका हो सकता था बीजेपी के लिए भी, कांग्रेस के लिए तो था ही, जिसे भुनाने की कोशिश कांग्रेस ने की है। पंकज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। पंकज जी, मेरा सवाल आपसे ये है, यही तो होता है ना सर, पहले तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ही तो बहस होती है ना, उसी पे धन्यवाद प्रस्ताव पर ही बहस होती है ना, नियम तो यही है। नहीं स्वप्निल जी, मैं अपनी बात रखूं उससे पहले आपसे एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि मुझे आप अपनी बात को रखने का मौका पूर्ण तरीके से देंगे। और जो आपने अब बात कही है, देखिए कांग्रेस ने जो किया वो नियमों के तहत ही किया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इस देश को भी समझना पड़ेगा कि किस तरीके से जो इस समय की केंद्र की सरकार है वो नीट वाले मामले में बसती हुई नजर आ रही है। 1.5 महीने से ज्यादा का टाइम हो चुका है और सरकार अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं है। जो प्रधानमंत्री जी हर छोटे से छोटे मुद्दे पर अपनी बात रखते रहते हैं, वो बहुत जरूरी मुद्दों पर इस देश में लगभग चुप से रहते हैं। भले आप वो मणिपुर की बात कर लीजिए, किसानों के मुद्दे की बात कर लीजिए, आज नीट का मुद्दा जो युवाओं के साथ सपनों के साथ कुठाराघात है उस पर चुप्पी उनकी साथ जो है वो भी कहीं ना कहीं संशय वाली बात है। तो ये हम सबको देखना पड़ेगा। अब आप कह रहे हैं देखिए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी, 3 जुलाई के बाद सारी चीजें होनी है, 5 जुलाई को काउंसलिंग स्टार्ट होनी है, और फिर जब अब पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत वाली बात है, जब 5 तारीख को काउंसलिंग हो जाएगी तो उसके बाद फिर क्या फर्क पड़ता है कि आप बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, चर्चा करते हैं, उससे क्या निकलेगा? कोई रिजल्ट तो निकलेगा नहीं। प्रस्ताव पर चर्चा हो जाती है तो हासिल क्या होगा? तो इसका मतलब अब आप 5 तारीख बाद अगर चर्चा कर भी लेंगे तो उससे कोई रिजल्ट तो निकलेगा नहीं। जो बच्चों का रिजल्ट निकल जाएगा, हो गया, प्रस्ताव पर चर्चा हो भी गई, नहीं अभी ये निकल सकता है। अभी चर्चा करके अगर सरकार, नहीं सुन लीजिए ना सर, चर्चा करके अगर सरकार इस एग्जाम को कैंसिल कर देती है तो मुझे लगता है कि बहुत सारे युवाओं के साथ जिनके सपनों के साथ कुठाराघात हुआ उनको संबल मिलने का काम होगा। तो आप कैंसिल करने का क्रेडिट लेना चाहते थे? स्टार्ट हो जाएगी। आपका मकसद क्या था, कैंसिल करने का क्रेडिट लेना या सदन नहीं चलने देना? देखिए विपक्ष, मेरी बात सुन लीजिए स्वप्निल जी, विपक्ष में राहुल गांधी जी ने पहले दिन ये बात कह दी थी कि हमें जनता ने मैंडेट दिया है कि हम जनता की आवाज को बुलंद कर पाए, जनता के हितों की बात हम सदन के पटल पर रख पाए। और सदन के पटल पर अगर कोई बात रख रहे हैं, वैश्विक लोगों की बात रख रहे हैं, तो ये क्या क्रेडिट लेने का काम है क्या? मुझे समझ नहीं आता कि किस तरीके से आप ये बात कर रहे हैं। बाकी मुझे लगता है कि जो जनता के मुद्दे हैं, जो छात्रों की बात है, लगातार आप देख रहे हैं सड़क पर भी प्रदर्शन हो रहा है, हम सड़क पर भी लड़ रहे हैं और सदन में भी लड़ने का काम कर रहे हैं। खास बात ये नहीं है कि ये सब आपने रणनीति के तहत किया। सुन लीजिए ना। नहीं पंकज जी, एक बात मैं पूछ रहा हूं आपसे, ये सब स्पॉन्टेनियस नहीं था, ये आपने रणनीति बनाई। कल आप लोग बैठे, आपने रणनीति बनाई, इसका मतलब यह है कि सारी चीजें स्टेज्ड थी, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। अगर पॉलिटिक्स है तो ठीक है ना, पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स तो करेगा, गलत क्या है उसमें?
अरे सर सुन लीजिए ना कि देखिए देश के जनहित को मुद्दों को उठाने के, युवाओं के सपनों की बात करने को, उसमें क्या एजेंडा, क्या हमें तो बात रखनी है, हमें उसी के लिए तो चुनकर भेजा ना हमको। ये तो सत्ता पक्ष को भी उठानी चाहिए थी बात। यही तो आज राहुल गांधी जी ने कहा कि हम सब लोग मिलकर एक कलेक्टिव कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन इस पर कर रहे हैं, उस पर कोई रिजल्ट निकला है जो देश के युवाओं को एक मैसेज जाए कि दोनों पक्ष इस पर चिंतित है। लेकिन सत्ता पक्ष तो चिंता आज से पहले भी 10 साल नहीं, लेकिन जिस संविधान की अब पंकज जी एक बहुत जरूरी सवाल है, दो सेकंड पंकज जी, एक बहुत जरूरी सवाल है, किसी भी सुन लीजिए सर, एक बहुत जरूरी सवाल है, एक बहुत जरूरी सवाल है, नहीं तो फिर वो सवाल इस जगह पर फिट हो रहा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं पंकज जी। एक्चुअली आप जहां पर पहुंचे ना उसी जगह पर ये सवाल फिट हो रहा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी और कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स, लक्ष्मीकांत पारिक जी बीजेपी प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है लक्ष्मीकांत जी आपका भी। राहुल गांधी और बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर्स हमने देखा संविधान की कॉपी लेकर मंचों पर नजर आए। वही संविधान ये कहता है कि अगर स्पीकर ने व्यवस्था कर दी है तो उसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना है। आप उसके अगेंस्ट भी गए, तो कहने का मतलब है कि जिस संविधान की कॉपी को लेकर आप चले, आप उसी संविधान की कॉपी के अगेंस्ट गए। नहीं, अब मेरी बात सुनने, आप मुझे प्लीज बोलने का मौका दीजिएगा स्वप्निल जी। स्वप्निल जी, जिस संविधान को हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसी संविधान की जय बोलने से हमारे वर्तमान स्पीकर को, जो पहले भी स्पीकर थे, उनकी बड़ी प्रॉब्लम है। कल जय संविधान का नारा लगाया तो उन्होंने जिस भाषा में दीपेंद्र हुड्डा जी की, वही दीपेंद्र हुड्डा जो स्पीकर साहब से 5 गुना ज्यादा वोटों से जीत के आए, उनसे ज्यादा बार के अनुभवी सांसद है। लेकिन मुझे लगता है कि दीपेंद्र हुड्डा स्पीकर नहीं है, ऐसी बात करते हैं। दीपेंद्र हुड्डा स्पीकर नहीं है, स्पीकर ओम बिरला है, उन्होंने व्यवस्था दे दी, उसके बाद क्या? मैं बता देता हूँ। अरे सर, तो अब आप मुझे बोलने नहीं चाहिए तो मैं बोलूंगा कैसे? मुझे बताइए, आप भी औरों को सुन लीजिए, बात तो करने दीजिए, आप बात ही नहीं रखने देते हम लोगों को। सवाल ही तो पूछ रहा हूँ, भड़क क्यों रहे हैं? दीजिए ना मुझे। जिस लहजे में स्पीकर साहब कल बात कर रहे थे ना, वो संसदीय कार्य प्रणाली का हिस्सा नहीं है, ये आपको भी पता होना चाहिए। अगर मेरे से वरिष्ठ पत्रकार यहाँ बैठे हुए श्याम सुंदर शर्मा जी, इनसे पूछ लीजिए कि वो भाषा जिस भाषा में बात कर रहे थे, तो गली पे लोग बातें करते हैं, उस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाता जो 5 बार का सांसद चुनकर आया और उनसे ज्यादा वोटों से जीत कर आया। वो किस तरीके की भाषा में बात कर रहे थे? ठीक है, लेकिन आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अगर संविधान ये कहता है स्पीकर ने व्यवस्था कर दी तो कर दी, बेदाग नहीं है वो। ठीक है पंकज जी, अब मैं आपको रोक रहा हूं। आप ये कह रहे हैं ना कि मैं बार बार बीच में बोलता हूं। नहीं, आप कंप्लीट करें, पर सवाल पर तो आए। सवाल क्या था मेरा? अरे सर, सवाल का जवाब दो ना सर, सवाल का जवाब दीजिए। अगर आप सवाल का जवाब दे रहे हैं तो बोलिए, नहीं तो मैं लक्ष्मीकांत जी से सवाल लेता हूँ। मैं अपनी बात तो रखने दीजिए, बात तो रखने दीजिए। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो विपक्ष के नेता है राज्यसभा में, उन्होंने अपनी बात रखी, वो वेल में आया। वो किस तरीके से असभ्य शब्दों का प्रयोग उपराष्ट्रपति जी ने, राज्यसभा के सभापति जी ने वहां किया कि एक सदन के इतिहास में दाग है। साहब, दाग तो तब भी है जब माइक बंद कर देते हो आप, जब आपके स्पीकर साहब प्रॉपर प्रोटोकॉल को ही फॉलो नहीं करते। प्रॉपर प्रोटोकॉल क्या फॉलो होता है? आप तो संविधान के प्रहरी है ना, आप तो संविधान के पहलू हैं। तो जब संविधान कह रहा है व्यवस्था कर दी, स्पीकर ने तो कर दी। मेरा सवाल तो ये था ना, आप पंकज भाई उसके आसपास घुमाएंगे और सवाल का जवाब नहीं देंगे, फिर आप बोलेंगे मैं बोलने नहीं दे रहा हूं। नहीं, एक ही चीज को दो तरीके से नहीं कर सकते ना सब। जय संविधान का जब नारा लगता है तो स्पीकर साहब को संविधान के नारे से प्रॉब्लम है। ठीक है, और ऐसे वो कह रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी देखिए, 2 गंभीर विषय हैं। अव्वल तो ये कि आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप विपक्ष की आवाज दबा रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, विपक्ष किसी विषय पर चर्चा करना चाहता है और ऐसे विषय पर जिस पर खुद धर्मेंद्र प्रधान के बयान अलग अलग आए, बाद में उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दिया। वो तो कब का क्लीन चिट दे चुके थे, अब वो जांच की भी बात कर रहे हैं, कार्रवाई की भी बात कर रहे हैं। ऐसे विषय पर तो हम भी सुनना चाहेंगे ना कि आखिर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, क्या है बीजेपी का स्टैंड या सत्ता का स्टैंड? इस सब पर तो आज के विषय में आप परिचर्चा करना चाहे तो उस विषय पर मैं अपना जवाब दूं, या पहले धर्मेंद्र प्रधान के विषय पर बात करना चाहे उस पर जवाब दूं? मैं सबसे पहले ये पूछ रहा हूं कि क्या आप विपक्ष की आवाज दबा रहे हैं? राहुल गांधी का माइक क्यों बंद हुआ? मैं सब बताता हूँ। आज संसदीय व्यवस्थाओं का जिस प्रकार से दोहन और जिस प्रकार से कांग्रेस ने आज माननीय राहुल गांधी जी को एक्सपोज होने के छपरे का जो रोग लग गया है, उसको लेकर राहुल गांधी जी माननीय राष्ट्रपति महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव के बीच में आकर जिस प्रकार व्यवधान उत्पन्न करने का काम किया। देखिए, सदन कब आहूत होता है? सदन आहूत होगा धन्यवाद प्रस्ताव के बाद। धन्यवाद प्रस्ताव से पहले किसी प्रकार का स्थगन प्रस्ताव सदन के नियमानुसार नहीं लाया जा सकता। इस बात को सब लोग जानते हैं और आप भी जानते होंगे। आर्टिकल 269 क्या कहता है? आर्टिकल 87 ठीक है, 87 के तहत क्या आता है? आर्टिकल कब आप लाएंगे स्थगन प्रस्ताव?
इससे पता तब लगेगा कि धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो चुका हो उसके पश्चात। अब इस संसदीय परंपराओं का निर्वहन नहीं करने की कसम माननीय राहुल गांधी जी उनकी टीम ने खा रखी है। जिस प्रकार से एक संविधान का गुटखा लेकर वो जेब जेब घूमते हैं, उसको झूठ क्या उन्होंने प्रोपेगेंडा बना रखा है। सवाल ये माइक बंद क्यों हुआ? देखिए, माइक बंद होना इसलिए कि आप संसदीय इतिहास में किस प्रकार से आप धन्यवाद प्रस्ताव के बीच में मैदान ओपन कर रहे हैं। आखिर क्यों नहीं होना चाहिए? क्या आज अभी फाजी दोस्त मेरे पंकज फ्लोर किसे मैनेज करना था? फ्लोर किसे मैनेज करना था? फ्लोर मैनेज सत्ता पक्ष को करना है, सत्ता पक्ष को करना था। बिल्कुल। तो मैनेजमेंट का तरीका यही था कि माइक बंद कर दें। अगर आप धन्यवाद प्रस्ताव बीच में व्याधान उत्पन्न करें तो क्या आपको बोलने दें? आपकी संसदीय मर्यादा आप संसदीय मर्यादा तारता करें, करने दें। लक्ष्मीकांत भाई, आखिर क्यों? तब तक नारे नहीं लग रहे थे, तब तक कुछ नहीं हो रहा था, जब तक शांति से बोला। माइक बंद होने के बाद ये चीजें क्या स्थगन प्रस्ताव उस समय लाया जा सकता था? क्या लाया जा सकता था नियमों में? और नियमों की इसकी व्यवस्था है? क्या आपने अध्यक्ष से इसकी आसन से क्या आपने इसकी इजाजत ली? और नहीं ली तो फिर क्यों आप खड़े हुए जब आज तक 1919 से लेकर आज तक, मैं 1919 बोल रहा हूं, 1919 से लेकर 2024 तक धन्यवाद प्रस्ताव के बीच में किसी ने वेदांत पर करने का प्रयास नहीं किया है। ये पहली बार कांग्रेस के नेता जिन्हें पहली बार विपक्ष के नेता दर्जा मिला है, ऐसे व्यक्ति ने आज संविधान का जो गुटखा लेकर जेब में घूमता है, उस व्यक्ति ने आज संसदीय व्यवस्था को तारता करने का। ठीक है, तो सवाल का दूसरा खत्म नहीं होता, विषय यहाँ ये नहीं। संसदीय व्यवस्था को तार करने का राहुल गांधी उस दिन भी किया था जिस सदन में आंख मारने का काम किया था। उस दिन भी किया था जब राष्ट्रपति, जब माननीय प्रधानमंत्री जबरदस्ती गले जाकर पड़े थे। तो मैं समझता हूं राहुल गांधी गले मिलना और गले पड़ना में अंतर होता है। किया राहुल गांधी जी ने कि देश की संसदीय व्यवस्था को हम नहीं मानेंगे, हम न सीबीआई को मानेंगे न कोर्ट को। अब आते हैं, अब दूसरी बात पे आते हैं। नहीं, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन भी करना चाहूंगा, मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ये क्या कहता है? जिस विषय पर सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण चल रहा हो, क्या उस पर चर्चा सदन में की जा सकती है? आप इंतजार क्यों नहीं करते हैं किसी वस्तु को लेकर के? क्योंकि आपको खाली एक्सपोज होना है, फोटो खिंचवानी है। नहीं, लेकिन आप क्लियर कुछ क्यों नहीं करते हैं? ये राहुल गांधी करते हैं। देखिए, क्लीन चिट किसने दी थी? क्लीन चिट किसने दी थी? धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पहले बयान में, बाद में फिर उस पर उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दिया। ये गंभीर विषय तो है ना? क्या अच्छा, देखिए, यहां पर राष्ट्रपति का विवेक भी काम आता है और यहां पर स्पीकर का विवेक भी काम आता है कि वो क्या किसी तरीके से इस बात को इनकलकेट किया जा सकता है या नहीं, इस बारे में पता लगाने के लिए बोलें। हमने पता नहीं लगाया, हमने सीधे व्यवस्था दी। मैं इसलिए पूछ रहा हूं। माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने नीट के विषय में कल अपना जो प्रस्ताव, जो भाषण था, उसको पढ़ा। इसके बाद सीधे तौर पर यह साबित करता है कि वर्तमान सरकार नीट की व्यवस्था को लेकर ये सोचती है कि सदन में इस पर चर्चा होनी चाहिए। यदि राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के दौरान उक्त पंक्तियों का उल्लेख किया गया तो बाल की सदन में चर्चा चाहते हैं और स्पष्टता के साथ इससे विपक्ष को पूरा समय मिलता, क्योंकि विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी तो उन्हें समय अवश्य मिलता, वे चाहते तो अपने और सांसदों का समय भी ले सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार का आज जो उन्होंने ये, जिसे मैं नाटकबाजी कहूं कि पूर्ण नाटकबाजी कर अपने आप को एक्सपोज करने का उन्होंने काम किया, उन्होंने छपास का जो रोल गया उसको दिखाने का काम किया। अच्छा, क्या एक बात और, क्या सत्ता पक्ष के तौर पर आप महसूस करते हैं कि ओम बिरला और राज्यसभा में उपराष्ट्रपति जी, ये दोनों थोड़ा स्टर्न है, वो जो कड़े टीचर नहीं होते हैं, क्या वैसा बिहेव कर रहे हैं? देखिए, क्या संसदीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कठोर होना गलत है? यदि जैसे संविधान की बात कर, यदि कोई व्यक्ति वहां जाता है, उसके बीच में दीपेंद्र हुडा जी अननेसेसरी जो उन्हें बोलने का प्रकरण नहीं था, फ्री बोलते हैं, तो क्या माननीय विधानसभा लोकसभा अध्यक्ष जी को ये राइट नहीं कि वो उन्हें डांटे, कहे? ये अब अभी फाजी दोस्त पंकज कहते हैं 4 गुने वोटों जीते। ये वोटने जीतने का क्राइटेरिया इस बात को साबित नहीं करता कि संसदीय परंपरा को तार करेंगे। संसद में व्यवस्था बनाने का काम लोकसभा अध्यक्ष का है और राज्यसभा में व्यवस्था बनाने का माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का है। तो उनकी व्यवस्थाओं को हर सदस्य को मानना ही होगा, ये बात तय है। ठीक है, और सब बात का संविधान नहीं कहता कि उनकी व्यवस्था को हम नहीं मानेंगे और संसदीय व्यवस्था को तार के लिए लोकसभा अध्यक्ष बिल्कुल ढील तरीके बोलेगा आप चुप रहिए ना, ये नाटक मंडली के सदस्य नहीं है, वे लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, मैं श्याम सुंदर शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। श्याम सुंदर जी, मेरा सवाल यह है आपसे कि मैंने आपसे कहा ना स्थगन प्रस्ताव क्या लाया जा सकता है या नहीं, ये नियमों में कहीं पर छिपा हुआ है और नियम अपने आप में बेहद स्पष्ट है। अब मेरा सवाल यह है कि क्या आपको भी लगता है कि विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है? आज की तो सारी हाईलाइट विपक्ष लूट कर लेके आए, आप कहीं का भी देख लीजिए। नहीं, लक्ष्मीकांत जी कह रहे हैं कि राष्ट्रपति अभिभाषण में जब सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है तो फिर राष्ट्रपति से क्यों कहलाया जाता है ये सारी बातें? क्योंकि एक 24 लाख बच्चों का मामला है। अभी काउंसलिंग तो देखिए 6 तारीख से शुरू होनी है,
8 तारीख को फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला है। तो देखिए मामला तो गंभीर है निश्चित तौर पर, और क्योंकि वोटों की राजनीति से जुड़ा हुआ मामला है। ये बार बार लक्ष्मीकांत जी भी जानते हैं कि इनकी पार्टी को भी युवाओं के वोट चाहिए और कांग्रेस को भी वोट चाहिए। अब स्थगन प्रस्ताव अगर आ गया है और स्थगन प्रस्ताव को आप खारिज कर रहे हो तो देखिए कारण तो बताना ही पड़ेगा ना आपको। अच्छा श्याम जी, लक्ष्मीकांत जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। शामसुंदर जी, क्या स्थगन प्रस्ताव धन्यवाद प्रस्ताव के बीच में लाया जा सकता है? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन दर्शकों को और मुझे भी ज्ञानवर्धन करेंगे। यदि मैं गलत हूं ठीक, तो आगे आपका प्रयास सवाल। करूंगा। हाँ। अब मेरा कहने का मतलब स्थगन प्रस्ताव रखा गया, खारिज किया ना। आप देखिए स्थगन क्या रखा प्रस्ताव जा सकता था? खारिज कर क्या दिया। नियम परंपराएं कहती है कि रखा जा सकता धन्यवाद प्रस्ताव बीच में? नहीं, परंपरा की क्या बात कर रहे हैं? लक्ष्मीकांत भाई परंपरा की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। कौन सी परंपरा? तो आप भी फॉलो नहीं करते हैं। मैं कह रहा नियम क्या कहता है? नियम को फॉलो करने की बात कीजिए, आप परंपरा की बात मत कीजिए। हाँ। देखिएगा कि यहाँ पर कोई रूल्स और रेगुलेशन तो बनते बिगड़ते दोनों हैं। हाँ। लोकसभा अध्यक्ष चाहते तो उसको अलाउ कर सकते थे, नहीं कर राष्ट्रपति सकते चाहते थे। तो allow allow कर कर सकते सकते थे। थे। श्याम जी, मुझे लगता है कि इसे अलाउ नहीं किया जा सकता था। हाँ, आर्टिकल नहीं, विशेष धन्यवाद प्रस्ताव के बाद स्थगन प्रस्ताव अधिकार आता है दोनों तो को। निश्चित रूप से अलाउ कर सकते थे। धन्यवाद प्रस्ताव के बाद आता तो अलाउ कर सकते थे। ये बात बिल्कुल वाजिब अरे है। आप सुनो तो सही। हाँ। अरे आप अब- सुनो तो हाँ। सही, मेरी बात सुनो। हाँ। क्योंकि देखिएगा कि विशेष परिस्थिति में अध्यक्ष चाहे तो अलाउ कर दे, परंपरा तो नहीं बन सकती है ना। परंपरा पुरानी टूटती है, हाँ, नई परंपरा exactly। बन सकती है। हाँ। क्योंकि 24 लाख बच्चों का मामला है, 1-2 बच्चों का मामला नहीं, और बड़ी परीक्षा है। आप चला करके कुछ कहना चाहो तो कह सकते हो। बिल्कुल, अगर सदन किसी चीज को गंभीर मानता है तो रास्ते खोजे जाते हैं। मेरा भी बीच में ये सवाल था, इसीलिए पंकज जी मैं आपके पास आ रहा हूं। धन्यवाद प्रस्ताव तो अगर रुक जाते तो उसके बाद स्थगन प्रस्ताव की जगह बन जाती, लेकिन आप ये चाहते थे कि सबसे पहला माइलेज बोहनी ही आपसे हो। क्या ये रणनीति थी? क्योंकि आपने सोच समझकर सब कुछ किया है। मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं, कल आपके दिग्गज बैठे, जुटे, पूरी प्लानिंग बनाई गई और उसके बाद आज आपने उस पर काम किया। आपने कोई चीज स्पॉन्टेनियस नहीं की है। स्पॉन्टेनियस में रिएक्शन होता है और सोची समझी चीजों में यह होता है कि हमने एक रणनीति बनाई और हम उस पर चल रहे हैं। स्ट्रेटेजिक है, ये चीजें स्ट्रेटेजिक हैं। देखिए स्वप्निल जी, मैं एक बार फिर से आपको बहुत ही संवेदनशीलता के साथ एक बात कह रहा हूं कि जनता की जो जरूरी मुद्दे हैं वो मुद्दे उठाने का संविधान भी हमें अधिकार देता है। और कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनेता, कोई भी जनप्रतिनिधि अगर सदन के पटल पर जा रहा है, सदन में जा रहा है, तो जनता की आवाज बनने के लिए ही जा रहा है। इस देश में हम सब लोगों ने पिछले 10 साल में देखा है, भले वो पंकज भाई नियम तो आप भी जानते हैं ना, स्थगन प्रस्ताव की जगह नहीं थी, वो टाइम था ही नहीं स्थगन प्रस्ताव। मुझे भी कंप्लीट तो कर लेने दीजिएगा सर, मुझे भी बोलने का मौका तो दीजिएगा। अरे सर, मैं सबको उतना ही टोक रहा हूँ पंकज भाई, मैं सबको रखने तो दो, मुझे बोलता नहीं उससे पहले आप इंटरप्ट कर देते हो। भले वो मणिपुर का मुद्दा हो, भले वो पहलवान बेटियों का मुद्दा हो, भले वो किसानों की हत्या का मुद्दा हो, जो 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, उसके बाद तक भी प्रधानमंत्री ने कभी अपनी बात नहीं रखी। मणिपुर पे भी 6 महीने बाद अपनी बात रखी। और जो कि नीट बहुत जरूरी मुद्दा है, जैसे श्याम सर ने बताया, 24 लाख तो नीट के बच्चे मैं भी मानता हूं पंकज भाई, बिल्कुल जरूरी मुद्दा है। एनटीए जो संस्था पूरा लेकिन सदन तो नियमों पर चलेगा ना, उस पे लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे आश्रित हैं। और आपने तो देखा सदन तो नियमों पर चलेगा ना पंकज भाई। पुटअप भी नहीं होता, वो कैंसिल कर दिए। तो सरकार की धन्यवाद प्रस्ताव के बाद आप स्थगन प्रस्ताव ला सकते थे, स्पीकर ने नियमों के तहत ही उसे खारिज किया। क्योंकि पेपर लीक का एपिक सेंटर गुजरात है। सरकार की गंभीरता पे चलो ठीक है लक्ष्मीकांत जी, लेकिन हाँ ये बात तो बिल्कुल सोची जा सकती है और ये बात बिल्कुल समझी जा सकती है कि अपरिहार्य परिस्थितियां आ जाए या कुछ अलग तरह की परिस्थितियां बन जाए जिसको एड्रेस करना जरूरी हो, तो क्या संविधान हक नहीं देता विपक्ष को या किसी को भी कि उस पर बातचीत हो और उसका जवाब देश को मिले? निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में 26 जून 1975 की काली रात सबको याद है। और जब मैं अब सब कंप्लीट करने दे प्लीज, मैं जब परंपराएं क्या चलती थी और आज व्यवस्थाएं क्या थी, देश लोकतंत्र जेल है, लोकतंत्र हत्या जेल है, आपातकाल जेल है। तो आज पंकज भाई बीच में बोले आप जब बहुत आज इस प्रकार की डिबेट नहीं होती। नहीं पंकज भाई 2 मिनट रुकिए, पंकज भाई 2 मिनट रुकिए। लक्ष्मीकांत जी सवाल ये नहीं है, मैं आपको इंटरप्ट नहीं किया बीच में। लक्ष्मीकांत जी सवाल क्या है? नहीं मैंने आप बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया, पंकज जी बोलने में नहीं दूंगा। पंकज जी बताता हूं आपको मैं, पंकज जी रुक जाइए, नहीं बोले दूंगा, शब्द नहीं बोले दूंगा पंकज जी रुक जाइए प्लीज, शब्द नहीं बोले दूंगा मैं। पंकज जी रुक जाइए, पंकज जी नहीं लक्ष्मीकांत जी ठीक है, लक्ष्मीकांत जी आप मुझसे बात कीजिए। पंकज जी रुकिए आप। लक्ष्मीकांत जी मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर अपरिहार्य कारण आ जाएं
तो क्या एक नई व्यवस्था, एक नई परंपरा नहीं लाई जा सकती? राष्ट्रपति के शासन, राष्ट्रपति के अभिभाषण के पश्चात चंद घंटों के अंदर इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत नीट को लेकर कौन सा पहाड़ टूट रहा था, ये मुझे बता दें आज कि अभी स्थगन प्रस्ताव राष्ट्रपति के हमको नहीं पता कि मामला पहले आना कहां तक चाहिए था। पहुंचा। ये छपास करवाओगे राहुल गांधी का, इसका कुछ नहीं है। क्या मामला कहां तक पहुंचा किसे पता है? मामला कहां तक पहुंचा किसे पता है? आप चंद मिनटों का, चंद 1 घंटे का इंतजार नहीं, 2 सेकंड। परीक्षा रद्द हो रही है, नहीं हो रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसका जवाब का तो हम इंतजार ही करते जा रहे हैं ना। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय माननीय शिक्षा मंत्री कर देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि 8 तारीख को सुनवाई होगी, क्या उसके पहले माननीय शिक्षा मंत्री जी बाहर आकर तो शिक्षा मंत्री ये तो बताएंगे ना उन्होंने क्लीन चिट क्यों दी थी? देखिए, जब समय पर केवल क्लीन चिट नहीं दी उन्होंने जिस प्रकार से जांच का काम किया, सीबीआई जांच किसने करवाई? सरकार ने करवाई। पकड़े किसने? सरकार ने पकड़े, विपक्ष ने पकड़े नहीं। ठीक है, लोग आकर के, ठीक है। श्याम जी, बिहार क्लोजिंग हो, कमेंट। गुजरात हो, राजस्थान हो या अन्य प्रदेश ठीक है। हो, सबका पर धरपकड़ ठीक है। करने का काम किसी के सरकार ने किया। ठीक है श्याम जी, मैंने लिखा है माइक ऑफ पॉलिटिक्स ऑन, और मैं उस पर टिका हूं। आप उसके कारणों में जाते रहिए। देखिए लक्ष्मीकांत जी, आप राहुल गांधी को राहुल गांधी मत कीजिए, वो प्रतिपक्ष का नेता के रूप में है। आप उसको केवल राहुल गांधी मत कीजिए। सम्मानीय राहुल गांधी साहब, मैं निवेदन नहीं कर रहा हूं उनके लिए। अरे वो नहीं कह रहा हूं। सम्मानीय राहुल गांधी साहब, नेता नेता प्रतिपक्ष का मैं अभिनंदन करता हूं उस पवित्र धरा से। सुनो तो सही, आप सुनो तो सही जरा। आपने भी यहाँ पे राजस्थान विधानसभा में जगदीप धनखड़ जी को रोते हुए सुना, और बहुत सारी चीजों को मैं कहूंगा तो बहुत सारी बातें आएगी अलग अलग। कि देखिए, लोकतंत्र में कहाँ किसकी कहाँ स्थिति हो जाती है वो अलग बात है, लेकिन देखिएगा कि बार बार आप लोकसभा की परंपरा की बात करते हैं कि परंपरा ये है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले कुछ नहीं हो सकता। परंपरा नियम है, नियम है, परंपरा नहीं है, नियम है, आर्टिकल है। नियम नहीं होते, नियम आर्टिकल है, आर्टिकल तहत नहीं श्याम सुंदर जी, ये आर्टिकल है और आर्टिकल 269 बात को गौर करता है कि धन्यवाद प्रस्ताव के बीच में किसी भी स्थिति में कोई प्रस्ताव नहीं लिया जा सकता। एक बार सुनो, अब स्थगन प्रस्ताव का मतलब समझते हो ना आप? स्थगन प्रस्ताव बताइए क्यों लाया जाता है? स्थगन प्रस्ताव इसलिए जाते कोई गंभीर, गंभीर मुद्दा है, संसदीय कार्रवाई को रोक करके उस मुद्दे को सुनने की स्थिति, क्योंकि वो निर्णय करने का अधिकार निश्चित रूप से लोकसभा अध्यक्ष यही शांत यही आगे बात खड़ी होती है, यही पॉइंट कर रहा। क्या धन्यवाद प्रस्ताव के पहले सदन आउट होता है? क्या धन्यवाद प्रस्ताव में सदन आउट होता है क्या? बताइए आप मुझे। एक बात सुन तो, अरे सुनो तो सही। देखिए, 22 सांसदों ने हस्ताक्षर करके स्थगन प्रस्ताव लगाया। अब स्थगन प्रस्ताव को आपने स्वीकार कर दिया, तो आप कारण तो बताओगे। ऐसे थोड़े स्थगन प्रस्ताव पे आप नहीं बोलने दो, कोई बात नहीं, लेकिन सदन में ये तो बताना ही पड़ेगा कि स्थगन प्रस्ताव क्यों स्थगित किया गया। सारी बातों को अब राहुल गांधी को बोलने का तो मौका दिया ही ना थोड़ा बहुत तो, क्योंकि देखिए मुद्दा ही ऐसा है, हर कोई चाहता है कि हम अपने आप को इसीलिए मैंने इस चर्चा की शुरुआत में 3 सवाल उठाए थे, और मैं अभी भी उन 3 सवालों पर टिका हुआ हूं कि पहला सवाल तो यही है कि क्या सत्ता पक्ष ने विपक्ष की आवाज दबाने के लिए कोई सियासत की? दूसरा सवाल यह था कि क्या यह विपक्ष की सकारात्मक भूमिका है कि सदन न चलने दो और वॉकआउट कर जाओ, और सवाल यह भी है कि क्या इस तरह से सदन का काम हो भी पाएगा? इन्हीं सवालों के जवाब खोजने की कोशिश थी, जवाब नहीं मिल पाए, लेकिन सवाल अब भी बने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।